आज की हेडिंग डालें। परावर्तन के नियम। आज की हेडिंग डालो, परावर्तन के नियम। आगे आ जाओ। परावर्तन के नियम पहला, बेटा कल मैंने आपको समझाया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे? हैं? नहीं, परावर्तन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपवर्तन। आज की हेडिंग डालो, अपवर्तन का नियम। हाँ, नहीं, अपवर्तन करो इसको। अपवर्तन के नियम करो, अपवर्तन के नियम। हाँ, परावर्तन तो हमने पढ़ ही लिया है। अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम थे, और परावर्तन के क्या नियम थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर नियम नंबर पहला लिखो, आपतित किरण, आपतित किरण हाँ क्या हो गया? छोड़ दूसरे में काना आ रही, वीडियो क्यों आ रही? तो दिख रही है क्या? तो कैसे चली गई? नहीं बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, चालू हो रही है। हो रही है बेटा, हो रही है, इसमें वो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें वो लगा हुआ है, सीधा वो लगा हुआ है। टेंशन मत लो तुम, इसकी तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, हाँ कोमा लगा के, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, परावर्तन में पहला नियम क्या था? आपतित किरण और परावर्तित किरण था वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखें कि यहां पर अपवर्तित किरण है, लेकिन वहां जो नियम हमने पढ़ा था वो कौन सी किरण थी? परावर्तित किरण, ठीक है। तो पहला नियम मेरे हिसाब से याद हो गया होगा सबको, एक बार वापस बोलें सभी। अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते, ठीक है। हाँ, अगली बात, सेकंड नियम, आपतित किरण की कीज्या देख के लिख लेना, कीज्या, आपतित किरण की कीज्या। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने गणित में, पढ़ी नहीं पढ़ी? ये कुछ पढ़े होंगे,
साइन, कॉस, टेन। अरे नाम तो सुना होगा। अच्छा, साइन को क्या कहेंगे? खिज्जा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? खिज्जा। ठीक है, हाँ पिज्जा नहीं पिज्जा नहीं, खिज्जा। हाँ खिज्जा। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? देखो एक बार अपनी कॉपी में देखें सभी एक बार, कि आपतितकरण की खिज्जा साइन आई और अपवर्तित किरण की खिज्जा वही साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है कि आपतितकरण की खिज्जा और अपवर्तितकरण की खिज्जा, यानी कि साइन आई और साइन आर, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिरांक रहता है भाई। क्या रहता है? स्थिरांक। साइन आई कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट यानी स्थिरांक होता है। दोनों में अगर आपस में भाग दें तो उसको हम थीटा मान सकते हैं। कांस्टेंट नियत रहता है, ठीक है, स्थिरांक का मतलब। इधर देखें, आपको फाइनल सा सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, कांस्टेंट। फिलहाल उतारो इसको फटाफट। लाली लाली सीधी बैठ, उतारो है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक कांस्टेंट, और यहां पर इसके नीचे लिखोगे इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक ने बताया था इसको। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे सीधा, तो इसी नियम को बहुत बार पूछ चुका है वो, कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसमें केवल इतना याद रखोगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, वापस बोलो सभी, साइन आई बटे, इतना तो बड़ा होगा, साइन 10, साइन 30, साइन 60, साइन 90, कॉस 30, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 120, 180। ठीक है, इनके जो मान बड़े होंगे आपने, तो ऐसे ही जो आने वाली किरण है, जो आपतित किरण जिसको कह दिया गया है, और जो अपवर्तित होके जाएगी, अविलंब के सापेक्ष जो कोण बनाएंगी, उस कोण का साइन। ठीक है, एक चीज सुनी होगी आपने, ये पढ़ी होगी, लंब बटे कर्ण, इसको क्या कहेंगे भैया जी? साइन कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? साइन कहेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब जो होगा यहां पर इस जगह पर लंब कोण के सामने का मामला, ठीक है, आधार कोण जिससे निकलता है, और कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। एक नियम आपने कक्षा अभी पढ़ाया होगा आपको, लाल बटे कक्का, कौन कोई ने पढ़ाया होगा थी? पढ़ेंगे आए, सुनो इधर देखो, लंब बटे कर्ण इसको कहते हैं साइन, आधार बटे कर्ण इसको कहते हैं कॉस, और लंब बटे आधार इसको कहते हैं टेन। अब सुन लो, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक,
और tan का उल्टा cot। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्थिरांक कहेंगे। ओके, तो तुम्हें केवल विज्ञान में एक ही का नाम आया है अब तक, और वो कौन से को आया हुआ है? साइन आई। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। किसका नियम है? स्नेल का नियम। अरे किसका नियम? ठीक है, दिमाग में रखना स्नेल को नियम का है। कोई तुमसे पूछ ले तो क्या बोलोगे? साइन आई बटे, वापस बोलो। अच्छा, पहला नियम तो परावर्तन के समान हो गया इसका, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम साइन आई बटे साइन आर, बोलो सभी। मुझे वहां के नियमों को रिपीट कराओ कि वहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, सेकंड नियम था। और जो तीसरा नियम है वो आने वाले प्रकाश की जो चाल है वो जाने वाली प्रकाश की चाल के समान ही होती है। ठीक है, और यहां पर नियम नंबर तीसरा जो किताब में नहीं दे रहा हुआ है, एक्स्ट्रा से पढ़ लो और लिख लो भले उसको। ठीक है, किताब में नहीं है, अलग से लगा लेना टिक उसको, वो किताब में संबंधित नहीं है तुम्हारी किताब से, और तुम्हारी समझ में आएगा वो कक्षा 11वीं या 12वीं में जाके। ओके, और ये साइन आई बटे साइन आर, इसको भी आगे जाके आप 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ोगे, सॉरी, वहां पे जब ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे तो वहां इसको सीखोगे। ठीक है, तो फाइनल सा है तीसरा नियम लिखें। अपवर्तन के दौरान, हाँ, अपवर्तन के दौरान आपतित किरण और अपवर्तित किरण की चाल, आपतित किरण और अपवर्तित किरण की चाल असमान होती है। असमान होती है। ठीक है, आपतित किरण की चाल और अपवर्तित किरण की चाल असमान रूप से होती है। यहां पर ये 3 नियम थे। अगर हम, हाँ, असमान, यानी इधर देखो बच्चों कि असमान का मतलब मैंने बताया तुमको, माध्यम 2 हैं। एक तो कौन सा माध्यम है? सघन। ठीक है, और एक होगा विरल। ठीक है, और हमारी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। देखो इधर देखो, इस किरण को जाना तो यहां होके चाहिए था, लेकिन अब देखो भाई अविलंब की ओर झुक गई है ये, मुड़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पर कण ज्यादा है। माध्यम कैसा है? सघन है। मैं तुमसे कहूं कि तुम बिल्कुल खुले से लेके और बाजार में जाके मोटरसाइकिल चलाओ तो खुले में तुम्हारी स्पीड तेज रहेगी। स्पीड कैसी रहेगी? तेज। लेकिन अगर उसी स्पीड को कहूं मैं वहां भीड़ वाली जगह पे, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या तुमसे कहूं कि पैदल दौड़ के जाओ, तुम दौड़ लगाओ, तो भी आप लोग जो घनी जगह है, जहां पर ज्यादा आबादी है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओके, अगली बात, इसी प्रकार से जब प्रकाश की जो किरण आती है वो एक विरल माध्यम में कम कणों से टकराती है, और आप सभी जानते हो कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस स्पीड से प्रकाश निर्वात में आएगा। निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी वायु की भी स्थिति नहीं है। ठीक है, उसके बाद में निर्वात से अगर वायु में पहुंचा है तो निर्वात से वायु में थोड़ी सी कम हो गई प्रकाश की चाल। अगर वो उस विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो और भी कम हो जाएगी। ओके,
ठीक है, तो दोनों की असमान रहेगी। अगर मैं कहूं कि ऐसा परावर्तन जिसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तित किरण की जो चाल है वो कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी ये आप कक्षा 12वीं में सीखोगे, ठीक है, वहां कैलकुलेशंस भी आप करोगे। यहां केवल आपको इतना ध्यान देना है कि विरल से सघन में गई है तो सघन में जो प्रकाश की चाल है वो कम हो गई। अगर हमें इसको उल्टा देखें, अगर हम देखें कि जो सघन माध्यम था उस सघन माध्यम से अगर प्रकाश की चाल जा रही है, देखो जाना तो इस जगह पे होके चाहिए था, लेकिन ये अविलंब से दूर चली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहां पर जो प्रकाश की जो चाल होगी उस चाल में इस जगह पे तो कम चाल है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी? ज्यादा। ओके, बात आई कि नहीं आई समझ में? अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं? कौन कौन से नियम है भैया? बोलो। पहला नियम, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, आपतित किरण की त्रिज्या, ठीक। और भैया जी तीसरा नियम कौन सा है? कि जो चाल होगी वो असमान होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अपवर्तनांक। बस यही चीज है पूरे अपवर्तन की घटना में। अगर कोई अच्छी घटना है तो ये अपवर्तनांक है।